हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। मैं आपकी दोस्त वंदना। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल गाइज आर गुड। तो आज हम करने वाले हैं बाल विकास सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस। ये जो वो क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलरेडी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन जो है पूरे टॉपिक सभी टॉपिक से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। तो फटाफट करते हैं जिससे कि आपकी जो रिवीजन है वो फटाफट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है? समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड, जे.एल. मैरोनो, सुकरात या टाइडमैन? तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा समाजमिति विधि के प्रतिपादक हैं वो हैं जे.एल. मैरोनो। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाता है, यह कथन किसका है? देखिए, स्टेटमेंट से कथन से एक से दो क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। हम जो है सारे स्टेटमेंट्स नहीं याद कर सकते, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ एक मुख्य जो स्टेटमेंट हैं, कथन है, परिभाषाएं, वो हमें याद करनी ही पड़ती है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाता है, यह कथन किसका है? स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, जेम्स ड्रेवर का या पेस्टोलॉजी का? तो आप बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर। थर्ड क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है? मनोविज्ञान का ज्ञान किसके लिए उपयोगी है? शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय प्रशासन के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान का ज्ञान सभी के लिए उपयोगी है, तो ये जाएगा सभी के लिए। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या चेतना का विज्ञान? तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में जो है व्यवहार का विज्ञान है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा गया था, फिर उसके बाद क्या किया गया था, इस क्रम में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। आत्मा का विज्ञान कहा गया था। उसके बाद इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया था। फिर उसके बाद इसको चेतना का विज्ञान कहा गया था, और लास्ट में इसे माना गया था व्यवहार का विज्ञान। तो वर्तमान समय में इसको मनोविज्ञान को माना जाता है व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान की उत्पत्ति से इसके क्रम से संबंधित मैंने पूरी एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो वीडियो वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बालक कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है? जब कोई बालक कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो ये क्या संकेत करता है? कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बालक बुद्धिमान नहीं है, बालक में सीखने की योग्यता नहीं है, या बालक को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो अगर कोई बालक किसी काम को करते हुए बार बार ऊबने लग रहा है, मतलब बोर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कार्य उसको यांत्रिक रूप से बार बार करवाया जा रहा है। मतलब एक कार्य उसको एक ही तरीके से एक ही मेथड से बार बार वही काम करवाया जा रहा है, तो बालक ऊबने लगता है। नेक्स्ट है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? मतलब बच्चा अगर अधिगम अक्षमता है, कि यदि बच्चा अधिगम अक्षमता हो रही है उसे लिखने पढ़ने में, सी को डी और डी को सी लिख रहा है, तो उसे कौन सा मतलब क्या बीमारी है उसे? मलेरिया है, डिसलेक्सिया है, ऑटिज्म है या टाइफाइड है? तो ध्यान रखिएगा, पढ़ने में सीखने में कोई भी अगर बच्चे को परेशानी होती है तो ये रोग कहलाता है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? ये भी एक परिभाषा है, ये पूछा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना होता है। ये कहा है स्किनर ने, जीन पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने या लेव वाइगोत्स्की ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कहा है लेव वाइगोत्स्की ने।
अब है नीचे दिए गए अधिगम के सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों के जोड़े में कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिए पूछा गया है कि नीचे जो दिए गए हैं सिद्धांत और उनके प्रतिपादक, इसमें कौन सा सही नहीं पूछा गया है। तो ये है अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत वुल्फ ने दिया है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वर्दीमर कोहलर ने दिया है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक व अन्य ने दिया है, और पुनर्बलन का सिद्धांत हल व स्किनर ने दिया है। तो देखिए पुनर्बलन का सिद्धांत हल और स्किनर ने दिया है, ये सही है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है और उनके साथ अन्य ने, ये भी सही है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वर्दीमर कोहलर कोफ्का ने दिया है, ये भी सही है। लेकिन अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत जो है ये वुल्फ और रीड ने नहीं दिया है। तो ये किसने दिया है, ये दिया है पावलव ने, जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत भी कहते हैं, ये पावलव ने दिया है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि ये सही नहीं पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में से नहीं है। ध्यान रखिएगा थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 जो हैं गौड़ नियम दिए हैं। 3 मुख्य और 5 गौड़ नियम दिए हुए हैं। तो इसमें पूछा है मुख्य नियम में से एक नहीं है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या आंशिक क्रिया का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आंशिक क्रिया का नियम, क्योंकि तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का नियम जो है ये हैं थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर रहेगा डी, क्योंकि आंशिक क्रिया का नियम जो है ये इसका गौड़ नियम है। फिर है अधिगम सोपानगी का सर्वोत्तम प्रकार या श्रेष्ठ अधिगम चरण कौन सा है। अधिगम सोपानगी का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है रॉबर्ट गेने ने। ध्यान रखिएगा ये रॉबर्ट गेने ने दिया है। अधिगम सोपानगी इस तरह से दी हुई है और इसके कितने चरण दिए हैं इन्होंने, रॉबर्ट गेने ने, इस तरह से 8 चरण दिए हुए हैं। तो इसमें सर्वोत्तम यानी सबसे ऊपर का जो 8वें नंबर का चरण है वो पूछा गया है। तो ये किसने दिया है, तो ये दिया है, ये है समस्या समाधान। 8वें नंबर का चरण है, अगर 8वें नंबर से पूछा जाए और सर्वोत्तम पूछा जाए तो भी यही होगा, समस्या समाधान अधिगम। फिर है वैचारिक क्रिया कब होती है। ये पूछा गया है बच्चे की वैचारिक क्रिया कब होती है। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष या 12 से 15 वर्ष। तो बच्चे में विचार करने की जो अवस्था आ जाती है वो आ जाती है 7 से 12 वर्ष। 7 से वर्ष के बाद बच्चा जो है विचार करना, सोचना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है, मतलब गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग पूछा है कि अधिगम क्या है। सोच में परिवर्तन है, ज्ञान का सृजन करना, अनुभव प्राप्त करना है, व्यवहार में परिवर्तन है। तो जेपी गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग अनुसार जो है अधिगम है वो है व्यवहार में परिवर्तन, क्योंकि गिलफोर्ड भी जो एक व्यवहारवादी थे, तो इनके अनुसार अधिगम है व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट है सर्वप्रथम अधिगम अक्षमता के बारे में किसने वर्णन किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अधिगम अक्षमता मतलब बच्चे को जो लिखने में कठिनाई होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है, बोलने में कठिनाई होती है, कोई भी चीज़ सीखने में, समझने में, जो ये सब जो है अधिगम अक्षमता है। तो इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, सैमुअल किर्क, रॉस ने, वुडवर्थ ने, एबिंगहॉस। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली आपने जो भी पढ़ा हुआ है अब तक, इससे आपकी रिवीजन बहुत जल्द हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा सैमुअल किर्क ने। अधिगम अक्षमता का दिया था सैमुअल किर्क ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। देखिए पूछा गया है कि अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान ये सब बच्चा किस अवस्था में करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए आप किस अवस्था में करने लगता है। तो ये करता है बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अगर पूछा जाए कि ये इसका समय होता है तो ये होता है 11 से 16 वर्ष तक।
कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं: गुण सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत या इस प्रकार का सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत बताता है कि मानव का मस्तिष्क जो है एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान है जिसका सिर्फ ऊपर का हिस्सा हमें दिखाई देता है। तो ये जो सिद्धांत है मैंने बहुत डिटेल में एक एक लाइन इसकी एक्सप्लेन करके समझा रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वीडियो वहाँ से देख लीजिएगा। तो डेफिनेटली अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो उससे आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये जो सिद्धांत है ये है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और ये किसने दिया था? तो ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। यह व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होता है। तो इसमें पूछा है विशेषता नहीं है, पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, विशेषता नहीं पूछा गया है। तो व्यवहार में परिवर्तन ये विशेषता है, फलस्वरूप अभ्यास और अनुभूति के फलस्वरूप होता है, ये भी सही है। और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये भी सही है। लेकिन क्षणिक और अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं होता कभी भी, ये गलत है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है नहीं है, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम का चयन कीजिए। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम का चयन कीजिए। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम अगर सबने पढ़ा होगा कि हमेशा अभिप्रेरणा से संबंधित सबसे पहले नीड आती है, मतलब सबसे पहले जो है आवश्यकता आती है, नीड। उसके बाद ड्राइव आता है, ड्राइव मतलब चालक कहते हैं इसे, प्रणोद कह सकते हैं इसको, अंतर्नोद कह सकते हैं इसे। और उसके बाद आता है इंसेंटिव, मतलब प्रोत्साहन, उद्दीपक। तो नीड, ड्राइव प्लस इंसेंटिव, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसे एनडीआई के नाम से ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि अभिप्रेरणा क्रम क्या है, तो एनडीआई से ध्यान रखिएगा, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती हैं? ये जन्मजात होती हैं, अर्जित होती हैं, जन्मजात व अर्जित दोनों होती हैं, कोई नहीं होती। तो मूल प्रवृत्तियाँ हम सभी जानते हैं, मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं जन्मजात होती हैं। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, मतलब सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैदा करती है, पैना बनाती है, ज्ञान का पृथक्करण करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने योग्य बनाती है। तो सीखने की दिशा में अभिप्रेरणा जो है शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा व खिंचाव का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अभिप्रेरणा का जो है प्रत्याशा व खिंचाव का सिद्धांत किसने दिया है? कुर्ट लेविन ने दिया है, अब्राहम मैस्लो ने दिया है, कॉफमैन ने दिया है या शेल्डन ने दिया है? तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा व खिंचाव का सिद्धांत दिया है, ये कॉफमैन ने दिया है। नेक्स्ट है, अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं, मतलब अधिगम तक लर्निंग को सीखने के लिए जो राजमार्ग है उसको क्या कहते हैं? उद्दीपक, प्रभाविता, संवेदना या अभिप्रेरणा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की व्यवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से पूर्ण अवस्था तक गुजरता है। ये पूर्ण नहीं होगा, ये प्रौढ़ होगा, इसे सही कर लीजिएगा, ये प्रौढ़ होगा। विकास परिवर्तन की इस व्यवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है, मुनरो ने कहा है, हरलॉक ने कहा है या गैसल ने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मुनरो ने कहा है।
नेक्स्ट है खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उपरोक्त सभी को। तो खिलौनों की आयु कहा जाता है, ये कहा जाता है पूर्व बाल्य अवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा से संबंधित LAD की अवधारणा किसने दी है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। LAD की किसने दिया है? LAD इसको इंग्लिश में कहेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ध्यान रखिएगा, LAD का मतलब है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और हिंदी में कहते हैं इसको भाषा अर्जन तंत्र। भाषा अर्जन तंत्र। तो ये किसने दिया है? देखिए, भाषा से संबंधित जो धारणाएं दी हैं वो पियाजे ने भी दी हैं, नोम चॉम्स्की ने भी, लेव वाइगोत्स्की ने भी दी है। यह इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। लेकिन जो LAD दिया है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दिया है नोम चॉम्स्की ने। नेक्स्ट है वंशानुक्रम का बायोमेट्रिक सिद्धांत किसने दिया है? वंशानुक्रम का बायोमेट्रिक सिद्धांत किसने दिया है? गॉल्टन ने, बीजमैन ने, लेमार्क ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम का बायोमेट्रिक सिद्धांत 25 का हो जाएगा। ये दिया था गॉल्टन ने, फ्रांसीसी गॉल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व मापन की CAT, व्यक्तित्व मापन की CAT विधि बालक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक हैं। किसने दी है ये? CAT मतलब चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। ये किसने दिया है? ये व्यक्तित्व मापन की, ध्यान रखिएगा, ये एक प्रक्षेपी विधि है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। किसने दी है? ये मॉर्गन मुरे ने, JB वाटसन ने, लियोपोल्ड बेलक ने, या टिचनर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियोपोल्ड बेलक ने। ध्यान रखिएगा, CAT जो विधि है ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है, और ये दी थी किसने? लियोपोल्ड बेलक ने। इन्होंने इसमें 10 कार्ड बताए थे जानवरों के, जिसके द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है किसी छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए, किसी छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए किस प्रणाली का प्रयोग सही है? अंतर्दर्शन प्रणाली, व्यक्ति इतिहास प्रणाली, समाजमिति प्रणाली, या विकासात्मक प्रणाली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर किसी छात्र के कोई असामान्य व्यवहार कर रहा है तो उसका अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सही रहेगी? तो ये सही रहेगी व्यक्ति इतिहास प्रणाली। मतलब उसका जो है पूरा इतिहास, उसका सब कुछ आगे पीछे का उसका चेक किया जाएगा। केस स्टडी मेथड जो होता है वो। और ये केस स्टडी मेथड किसने दिया था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि केस स्टडी मेथड के प्रतिपादक कौन है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसका है? पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है, सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, या बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है? तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल के कुल कोष्ठ हैं। गिलफोर्ड ने जो है बुद्धि संबंधी मॉडल दिया, उसमें कुल कितने कोष्ठ या खाने दिए हैं? 30 दिए हैं, 60 दिए हैं, 80 दिए हैं, 120 दिए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 दिए हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नवीन ज्ञान की खोज है, शैक्षिक परिस्थितियों में वैज्ञानिक व्यवहार का विकास है, विद्यालय तथा कार्य की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या सभी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान का विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं, कोई कंटेंट कंटेंट चाहते हैं, या फिर क्वेश्चन में रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर लेके आऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए वीडियो को आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।